नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। मैं हूं आपके साथ अदिति मिश्रा। वक्त प्राइम डिबेट का। बिहार में दूसरे और आखिरी चरण के मतदान की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। कल यानी 11 नवंबर को सुबह 7 बजे से 20 जिलों की 122 सीटों पर करीब 4 करोड़ भाग्य विधाता 1302 उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम में कैद करेंगे। और आज से ठीक 4 दिन के बाद यानी 14 नवंबर को इस वक्त तक पिक्चर क्लियर हो जाएगी कि बिहार ने किसे अपना बादशाह चुना है। 9 नवंबर तक ताबड़तोड़ रैलियों के बाद, प्रचार के बाद धुआंधार आज बिहार की सड़कों, गलियों, मैदानों में सन्नाटा पसरा। लेकिन साइलेंस पीरियड के दौरान भी चुनावी शोर का दौर गूंज रहा है। जहां सोशल मीडिया पर सभी दलों के रणबांकुरे मोर्चा संभाले हैं, वहीं जुबानी वार पलटवार का दौर भी जारी है। आज सुबह तेजस्वी यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए चुनाव आयोग और बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। चुनाव आयोग को सत्ता का टूल बता दिया, तो वहीं बीजेपी ने पलटवार करते हुए इसे विपक्ष की हताशा करार दिया। साथ ही आरजेडी के जंगल राज का इतिहास भी बता दिया। आखिरी चरण के मतदान से पहले चरण के मतदान के आंकड़ों पर मचा बवाल। संग्राम, तेजस्वी के सवालों में है दम या फिर है हार का डर। पहले चरण के बाद कौन हुआ हताश और दूसरे चरण के बाद किसको है जीत का पक्का विश्वास। फाइनल फाइट से पहले किसकी कितनी तैयारी, कौन किस पर भारी, इस पर करेंगे चर्चा। लेकिन पहले सुनिए वार पलटवार। 4 दिन बाद भी आंकड़े जो है सार्वजनिक नहीं किए गए हैं कि पुरुष ने कितने मतदान किए और महिलाओं ने कितने मतदान किए। कोई भी ऑफिशियल आंकड़ा नहीं आता। पहले भी मैनुअली, पहले के जमाने में तो उसी दिन उसी समय पता देता था मैनुअली। आजकल तो टेक्नोलॉजी का जमाना है। फिर भी ये आंकड़ा क्यों छुपाया जा रहा है? राजस्थान से 10 कंपनियां, मिजोरम और हरियाणा से 8-8 कंपनियां, नागालैंड से 15 कंपनियां, मेघालय से 7 कंपनियां, गोवा से 6 कंपनियां, त्रिपुरा से 5 कंपनियां और उत्तराखंड से 4 कंपनियां, यानी कुल 208 कंपनियां, यानी 208 कंपनियां भाजपा शासित राज्यों से उनकी पुलिस आई है। स्वाभाविक है, प्रचार खत्म हो गया है, लेकिन विपक्ष इतना हताश हो जाएगा हमको उम्मीद नहीं थी। मुझे बताया गया है कि तेजस्वी जी ने आज प्रेस किया है। आपको मालूम है, एक साइलेंस पीरियड होता है ना, जब चुनाव का प्रचार खत्म हो जाता है, उस प्रदेश में लागू रहता है। अब उन्होंने अपनी सारी स्कीम गिनवा रहे हैं और उसके बाद मुख्यमंत्री कार्यालय से विपक्ष के लोगों को पकड़वाने की योजना बन रही है। हमने कहा, ये तो लगता है आपने हाथ गिरा दिया, सरेंडर कर दिया। इसे कहते हैं हताशा की पराकाष्ठा। चुनाव हारने में आप पहले से ही बहाने ढूंढ रहे हैं। तो देखिए, बिहार का चुनाव जो बेहद दिलचस्प होता है और यही वजह है कि जो साइलेंट पीरियड होता है उसमें भी वार पलटवार का दौर जो है वो लगातार जारी है। और अब ग्राफिक्स के जरिए एक नजर डाल लेते हैं जो सीटों का समीकरण है उस पर भी कितने प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं, साथ ही साथ कितने मतदाता, कितने भाग्य विधाता जो अपनी वोट का प्रयोग करते हुए, इस्तेमाल करते हुए कल किस्मत रचेंगे और ये बताएंगे कि बिहार किसका है। विस्तार से इस पर ग्राफिक्स के जरिए आपको जानकारी देते हैं। और सबसे पहले देखिए, कल 20 जिले की 122 सीटों पर मतदान होना है, दूसरे चरण और फाइनल चरण का यह मतदान। प्रत्याशी कुल 1302 मैदान में होंगे और इसके अलावा 3,70,13,556 मतदाता भाग्य विधाता सत्ता के दूसरे चरण का यह मतदान, जिसके ग्राफिक्स के जरिए आंकड़े आपको बता रहे हैं। बिहार विधानसभा चुनाव का रण, दूसरा चरण, जिसमें 1302 प्रत्याशी अपनी किस्मत आजमाने के लिए कल चुनावी मैदान में हैं। इनमें पुरुष प्रत्याशी जो हैं आपको बताते चले 1165 हैं। साथ ही महिला प्रत्याशियों की बात करें तो 136। पुरुषों की तुलना में जो महिला प्रत्याशी हैं उनकी संख्या काफी ज्यादा कम है। और हालांकि थर्ड जेंडर प्रत्याशियों की अगर बात करें तो एक थर्ड जेंडर प्रत्याशी भी चुनावी मैदान में है। इस बार
बिहार का चुनाव अपने आप में बेहद खास, बेहद दिलचस्प होता जा रहा है। कुल मतदान केंद्र इस बार 45,399 है। दूसरे चरण के मतदान में ग्रामीण बूथों की बात करें तो 40,073 ग्रामीण बूथ हैं। शहरी बूथ 5,326 है। तो बिहार में दूसरे चरण का ये जो रण है उसकी जानकारी आपको दे रहे हैं लगातार। कुल मतदान केंद्र 45,399, जिनमें ग्रामीण बूथ 40,073 है करीब, और शहरी बूथों की बात करें तो 5,326 शहरी बूथ हैं। और अब देखिए एक एक सीट के बारे में विस्तार से आपको जानकारी देते हैं, एक एक जिले के बारे में। जो जिन 20 जिलों में चुनाव होने हैं, कल मतदान होने हैं, उनमें सबसे पहले बात कर लेते हैं गया जी की 10 सीटों की, जिसमें बेलागंज, गया टाउन, बोधगया, टिकारी, शेरघाटी, बाराचट्टी जो कि शेड्यूल कास्ट सीट है, अतरी, इमामगंज भी एससी सीट है, और इसके अलावा गुरुआ है। इसके साथ ही साथ कैमूर जिले की बात करें तो इसके अंतर्गत 4 सीटें आती हैं, जिनमें चैनपुर है, मोहनिया है, भभुआ है, रामगढ़ सीटें हैं। तो ये 4 सीटें जिन पर कल मतदान होंगे और ईवीएम में कैद होंगे प्रत्याशियों के भाग्य, उनकी किस्मत, जिसका पिटारा खुलेगा 14 नवंबर की तारीख को। और नजर डाल लेते हैं रोहतास की सीटों पर। 7 सीटें रोहतास में, जिसमें नोखा, डेहरी, काराकाट, करगहर, सासाराम, चेनारी, दिनारा, ये 7 सीटें जिन पर कल वोटर्स अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। लोकतंत्र का महापर्व बिहार का ये महाचुनाव, दूसरा चरण का मतदान जो कल होना है। औरंगाबाद जिले की बात कर लेते हैं। यहाँ पर कुल 6 सीटें हैं। गोह, ओबरा, नवीनगर, कुटुंबा जो कि शेड्यूल कास्ट में आती है, और इसके अलावा औरंगाबाद और रफीगंज की 6 सीटें जिन पर कल मतदान होने हैं, वोटिंग होनी है। अरवल जिले की बात करें तो यहाँ पर केवल 2 सीटें हैं, अरवल और कुट्टा। और सबसे खास बात देखिए ये भी है कि अभी जिन सीटों पर वोटिंग होने हैं, जिन जिलों की सीटों पर, जो 20 जिले हैं बिहार के, वो सीमावर्ती इलाके हैं। जहानाबाद की बात कर लें तो 3 सीटें हैं जहानाबाद में, जहानाबाद जिनमें एक अहम सीट है, और इसके अलावा मखदुमपुर जो कि एससी सीट है, और घोसी सीट तीसरी सीट जहानाबाद जिले की। नवादा जिला बिहार का बेहद खास ये जिला माना जाता है, और 5 सीटें यहाँ की हिसुआ, नवादा, गोविंदपुर, वारसलीगंज, रजौली जो कि एससी सीट है। तो कुल 20 जिलों की 122 सीटें। और देखिए भागलपुर का अगर देखिए आंकड़ा तो 7 सीटें हैं, इसमें बिहपुर है, गोपालपुर है, पीरपैंती है एससी सीट, कहलगांव है, भागलपुर है, सुल्तानगंज है, और साथ ही नाथनगर है। बांका 5 सीटें बांका की, बांका, अमरपुर, कटोरिया जो कि शेड्यूल ट्राइब सीट है, एसटी सीट, 2 सीटें हैं एसटी दूसरे चरण के चुनाव में, जिनमें से एक कटोरिया है। और इसके अलावा जमुई सीट की बात करें, जमुई जिले की बात करें तो यहाँ पर 4 सीटें हैं, सिकंदरा, जमुई, झाझा और चकाई, जिनमें सिकंदरा जो है आप देख सकते हैं एससी सीट है। सीतामढ़ी की बात की जाए तो यहाँ पर 8 सीटें हैं, और बेलसंड, बथनाहा, परिहार, सुरसंड, रीगा, सीतामढ़ी, रुन्नी सैदपुर और बाजपट्टी, ये अहम 8 सीटें सीतामढ़ी की, जिन पर कल यानी 11 नवंबर को वोटिंग होनी है। शिवहर में 1 सीट है। तो दूसरे चरण के मतदान का ये आंकड़ा आपको ग्राफिक्स के जरिए बता रहे हैं, सीटों का जो गणित है वो बता रहे हैं, कहाँ कितनी सीटें। मधुबनी की बात करें तो यहाँ पर भी 10 सीटें हैं। खर, लाखी, बेनीपट्टी, खजौली, बाबूबरही, बिस्फी, मधुबनी, राजनगर, झंझारपुर, फुलपरास और लौकहा, ये 10 सीटें मधुबनी जिले के बिहार की, जहां पर कल मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। सुपौल में 5 सीटें हैं, त्रिवेणीगंज जो कि शेड्यूल कास्ट में आती है, छातापुर, निर्मली, सुपौल, पिपरा। बिहार विधानसभा चुनाव कल दूसरा और अंतिम चरण इस चुनाव का, और ये जो चुनाव है इस बार का, ये बेहद इंटरेस्टिंग, बेहद दिलचस्प होता जा रहा है। और देखिए पूर्णिया की बात कर लेते हैं, 7 सीटें हैं, और पूर्णिया की खासियत यह है कि सीमांचल की बेहद अहम सीट मानी जाती है, क्योंकि अज़ुद्दीन ओवैसी जैसे नेता यहाँ पर फ्रंट फुट पर खेलते नजर आते हैं। अमौर, कस्बा, बनमखनी, रुपौली, धमदाहा, पूर्णिया और बायसी, ये अहम सीटें, 7 सीटें पूर्णिया की। अररिया की बात करें तो यहाँ पर 6 सीटें हैं कुल, और इनमें नरपतगंज, रानीगंज, फारबिसगंज, अररिया, जोकीहाट और सिकटी सीटें आती हैं। 6 सीटें अररिया की।
कटिहार की बात कर लें अगर, तो यहाँ पर भी 7 सीटें हैं, जिनमें बरारी, कोढ़ा, कटिहार, कदवा, बलरामपुर, प्राणपुर, मनिहारी ये सीटें आती हैं। और कटिहार जिले की खासियत यह है कि ये देखिए पश्चिम बंगाल से लगता हुआ इलाका है। किशनगंज की बात करें तो 4 सीटें यहाँ की, ठाकुरगंज, किशनगंज, बहादुरगंज, कोचा, धामन जो कि एससी सीट है। कुल 19 सीटें शेड्यूल कास्ट में हैं। और जिलों की बात करें तो पूर्वी चंपारण, मोतिहारी भी जैसे कहते हैं, 12 सीटें हैं यहाँ। रक्सौल, सुगौली, नरकटिया, हरसिद्धि, गोविंदगंज, केसरिया, कल्याणपुर, पिपरा, मोतिहारी, मधुबन, चिरैया और ढाका ये 12 अहम सीटें मोतिहारी यानी पूर्वी चंपारण की। तो दूसरे चरण, दूसरे फेज का जो मतदान है कल होना है। कल बेहद खास, बेहद अहम दिन, क्योंकि कल का जो दरिया है वो आग का दरिया है और उसको डूबकर पार करना बेहद आवश्यक है महागठबंधन के लिए भी और बेहद आवश्यक है एनडीए के लिए भी, क्योंकि कल की तारीख तय हो गई। और देखिए पश्चिमी चंपारण की बात करें यानी बेतिया की, तो यहाँ पर 9 सीटें हैं। वाल्मीकि नगर, रामनगर, नरकटियागंज, बगहा, लौरिया, नौतन, चनपटिया, बेतिया और सिकटा ये 9 सीटें पश्चिमी चंपारण की वो सीटें हैं जिन पर कल वोटिंग होनी है, मतदान होना है। ईवीएम में किस्मत जो है वो कैद होनी है। तो 20 जिले और 122 सीटें, पूरी सीटों की जानकारी हमने आपको ग्राफिक्स के जरिए भी बताई। कैमूर की 4 सीटें, चैनपुर, मोहनिया, भभुआ, रामगढ़ ये वो जिले हैं, ये वो सीटें हैं जिन पर कल का दिन जो है वो बेहद खास होने वाला है इन इलाकों के लिए, इन सीटों के लिए। 1302 प्रत्याशी जो हैं वो चुनावी मैदान में हैं और करीब करीब 4 करोड़ जो मतदाता है वो कल वोटिंग करने निकलेंगे। 3,70,13,556 मतदाता कल मतदान करने जब बिहार के निकलेंगे। और इस बार देखिए बिहार चुनाव इसलिए भी खास है क्योंकि अगर पहले चरण की बात करें तो ऐतिहासिक वोटिंग परसेंटेज देखने को मिला। करीब करीब 65% लोग जो हैं वो मतदान करने घर से बाहर निकले और इसलिए सबकी निगाहें इस ओर भी हैं कि कल जो मतदान होगा उसमें क्या कुछ वोटर्स का जो रुझान होगा वो क्या होगा, कितना एक्साइटमेंट उनके अंदर मतदान को लेकर देखने को मिलेगा। तो देखिए एक तरफ जहां चुनाव आयोग कह रहा है कि चुनाव शुद्ध है, तो फिर आंकड़ों पर क्यों छिड़ा हुआ युद्ध है और वोट चोरी का शोर, कौन कितना मजबूत, कौन कितना कमजोर, इस पर चर्चा के लिए हमारे साथ तमाम अतिथि जुड़ रहे हैं। सबसे पहले अपने खास मेहमानों से आपका परिचय करा देते हैं। पंकज रस्तोगी जी वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनीता अग्रवाल जी भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ मौजूद हैं। रवि प्रताप सिंह जी कांग्रेस पार्टी से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत आप सभी अतिथियों का। और शुरुआत पंकज रस्तोगी जी आप ही के साथ करना चाहूंगी, क्योंकि देखिए कल दूसरे और अंतिम चरण का जो मतदान है बिहार चुनाव में वो होने वाला है, लेकिन इससे पहले आज जो साइलेंट पीरियड था उसमें भी कहीं ना कहीं जो महागठबंधन के दल हैं, चाहे हम तेजस्वी यादव की बात करें, चाहे हम कांग्रेस पार्टी की बात करें, वो कहीं ना कहीं अपने मुद्दे को, वोट चोरी के मुद्दे को खास तौर से भुनाते हुए नजर आए। जिस तरीके से सुबह सुबह ही तेजस्वी यादव लगातार आरोपों की झड़ी लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने निकल पड़े और ठीकरा फोड़ दिया चुनाव आयोग पर, जहां बीजेपी इसे बता रही है कि घबराए हुए हैं तेजस्वी यादव, हार मान चुके हैं। क्या लगता है, अगर एक तरफ चुनाव आयोग कह रहा है कि भाई सब कुछ शुद्ध है इस बार के चुनाव में, तो फिर ये युद्ध क्यों छिड़ा हुआ है, क्या वजह है इसके पीछे? देखिए पहले तो अदिति जी एक बात को तय समझ लीजिए कि ये दूसरे चरण का कल चुनाव है 11 तारीख को। इसमें 20 जिलों में करीब 122 सीटों पे ये चुनाव है। और जिस तरह से आज महागठबंधन के तेजस्वी यादव ने हड़बड़बाजी में प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, वो इस बात को प्रदर्शित करता है कि वो हताशा से ग्रस्त हैं। इसीलिए उन्होंने उसका प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और ये बताने का प्रयास किया, अपनी घोषणाओं को फिर से बताने, क्योंकि चुनाव प्रचार बंद हो चुका है। तो प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए जनमानस को फिर ये बताने का कोशिश किया कि मैं क्या क्या कर सकता हूँ, किस तरह की चीज़ों को उन्होंने बताने का प्रयास किया। इसी के तहत उन्होंने ये एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया और इस तरह का किया। वो कहीं ना कहीं वो हताशा से ग्रस्त हैं, इसीलिए इस तरह की वो बातें कर रहे हैं। और दूसरी बात है, जिस तरह से बढ़ चढ़ के जिस तरह से प्रथम फेज, पहले फेज में जिस तरह से 65% लगभग वोटिंग हुई
और प्रधानमंत्री मोदी ने जिस तरह से जनता से, बिहार की जनमानस से आह्वान किया है कि आप जो है इस प्रथम फेज में, जो फर्स्ट फेज में जो जिस तरह का वोटिंग हुआ था, उससे ज्यादा आप इस सेकंड फेज में वोटिंग करिए। और सेकंड फेज इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है कि सीमावर्ती जिले जो है, जो वहां पर वहां जहां मुस्लिम आबादी निवास करती है, तो वो एक उसमें जिस तरह से बन जाता है जिस तरह से अज़हरुद्दीन ओवैसी की भूमिका भी। लेकिन पंकज रस्तोगी जी, अभी अगर हम तेजस्वी यादव के प्रश्नों की बात करें, जो सवाल वो कर रहे थे, उसकी चिंता तो हर एक दल को होनी चाहिए ना, कि भाई 4 दिन बीत चुके हैं, लेकिन कितने % पुरुषों ने मतदान किया, कितनी महिलाएं मतदान करने निकली, इसका आंकड़ा अभी तक चुनाव आयोग के द्वारा जारी नहीं किया गया है। क्या वजह मानते हैं आप इसके पीछे? क्योंकि देखिए, बीते कई चुनावों की अगर बात करें, चाहे लोकसभा चुनाव की बात कर लें, तो ये मुद्दा जो है जोरों शोरों से उठाया जाता रहा है। चुनाव आयोग की ट्रांसपेरेंसी को लेकर, पारदर्शिता को लेकर सवाल खड़े किए जाते रहे हैं। देखिए, कंपाइलेशन हो रहा होगा और हो सकता है कि अभी पूरा कंपाइलेशन ना हो पाया हो, जो भी उसके चलते नहीं आंकड़े जारी हो पाए, लेकिन वो आंकड़े जारी हो जाएंगे। और हो सकता है कि कल का चुनाव होने के बाद चुनाव आयोग दोनों फेज का एक साथ जारी करे, ये भी हो सकता है। ये चुनाव आयोग की अपनी रणनीति हो सकती है, चुनाव आयोग की रणनीति भी हो सकती है कि ये प्रदर्शित ना करना चाहे कि कितने पुरुषों ने ज्यादा मतदान किया, कितनी महिलाओं ने मतदान किया, इस बात को न प्रदर्शित, उसको न प्रदर्शित करना चाहता हो, ना कि जो इसी बहाने। हो सकती है, पंकज जी कह रहे हैं कि चुनाव आयोग की रणनीति ये हो सकती है कि भाई हो सकता है कि दूसरे चरण का जब मतदान संपन्न हो जाए, तो दोनों चरणों का जो कंपाइलेशन है वो साथ में चुनाव आयोग प्रेजेंट करे आपके सामने। उसके बावजूद ये हड़बड़ाहट क्यों है, ये बेचैनी क्यों है? तेजस्वी यादव क्या हताशा से जूझ रहे हैं क्या आप और आपके सहयोगी? जी, मैं आपको देख नहीं पा रहा हूं, आप मुझसे पूछ रही हैं? जी, आप ही से प्रश्न है मेरा, रवि प्रताप सिंह जी। तो स्क्रीन पे मैं दिख नहीं रहा है कौन कौन बैठे हैं मैम? जी, आपकी आवाज आ रही है और आप नजर भी आ रहे हैं, रवि प्रताप। देखिए अदिति जी, रवि प्रताप सिंह जी, पैनलिस्ट के बारे में मैं आपको जानकारी दे दूं, अगर आपको नहीं नजर आ रहे हैं तो हमारे साथ पंकज रस्तोगी जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर। अनीता अग्रवाल जी हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से हैं। रवि जी, देखिए अदिति जी, सबसे बड़ी बात है कि चुनाव आयोग जो है ये एक बड़े षड्यंत्र पूर्वक कार्य कर रहा है बिहार में, और बड़ी जिम्मेदारी के साथ मैं कह रहा हूं कि जब 64.66% फिर अगले दिन कह देता है 65.08% हो गए। दूसरी बात कि सारा डेटा जब उसके पास पहुंच गया है, तो उसको प्रिसाइजली डेटा रिलीज करने में क्या परेशानी है कि एक्चुअल में महिला के कितने डेटा, पुरुषों के कितने और कहां से कितना, वो इसको छुपा रहा है। क्योंकि आप जानती हैं, वो कई जिलों में ऐसा हो गया कि रात को कहीं 10 मिनट के लिए, कहीं 1.5 घंटे के लिए सीसीटीवी की लाइट्स चली जा रही हैं, और इसका कोई भी जवाब चुनाव आयोग नहीं दे पा रहा है कि लाइट क्यों जा रही है। दूसरी सबसे प्रिसाइज शब्द पूछा गया था कि आप ये बताएं कि गाड़ियां स्ट्रांग रूम में क्यों जा रही हैं। वो गाड़ियों का कोई जवाब चुनाव आयोग नहीं दे रहा है। पहले तो ये होता था कि जहां स्ट्रांग रूम बनाए जाते थे उसके आगे लोग अपना दरी चादर बिछा के बैठते थे। चुनाव आयोग ने कहा कि नहीं, आप 100 मीटर दूर अपना टेंट लगाएं और वहां से सीसीटीवी पे आपको लिंक दिया जाएगा, देखें। उसके बाद चलिए सीसीटीवी पे आप लिंक देख रहे हैं, 12 बजे आपका जब लाइट जाता है, तो ये चुनाव आयोग की जिम्मेदारी है कि वो लाइट को रिस्टोर करे। जी, इंटरप्ट करना चाहूंगी आपको बीच में। गाड़ियां तक तो ठीक था रवि प्रताप सिंह जी, स्पेशल ट्रेनों को लेकर भी आपत्ति हो गई है। किसमें? स्पेशल ट्रेनें जो संचालित की जा रही हैं, उसको लेकर भी आपकी पार्टी के तमाम दिग्गज नेता कहते नजर आ रहे हैं कि भाई इसके जरिए तो फर्जी वोटर्स पहुंचाए जा रहे हैं बिहार में। बिल्कुल, इसका आपत्ति करने का इसके आपत्ति करने का जो मौलिक बुनियादी कारण ये है अदिति जी, कि भारत सरकार ने कहा कि हम 12,000 से ज्यादा ट्रेनें चला रहे हैं इस महोत्सव के ऊपर, छठ पूजा के ऊपर। लेकिन आपने देखा ये वानगी कि लोग अपने बाथरूम में बैठ करके, जहां 12-12 घंटे वो जा करके टॉयलेट नहीं कर पाए, बिहार में आए हैं, और अब आपके यहाँ लोग कह रहे हैं कि हमको तो जी टिकट भी दिया गया, और हरियाणा से कहा गया, महाराष्ट्र से कहा गया, आने जाने का टिकट रिजर्व कराया गया। अभी परसों एक जगह पे 15,000 वोटर इकट्ठे आए हैं, लोग आए। अब आप बताएं कि बिहार में अपनी रोजी रोटी को छोड़ करके छठ पूजा खत्म होने के बाद 15,000 लोग जो आ रहे हैं, तो इनके यहाँ तमाम लोगों को देखिए, एक जो लोजपा की नेता है वो दोनों हाथ में दिखा रहे हैं। इस बात की तकलीफ आपको क्यों है भाई कि वोटर्स दूसरे राज्यों से आ रहे हैं अपने मताधिकार का प्रयोग करने, इस्तेमाल करने? ये तो जश्न का वो होना चाहिए,
टॉपिक होना चाहिए आपके नहीं। लिए, विषय होना चाहिए जश्न मनाने का, कि भाई देखिए इतने भारी संख्या में जो वोटर्स हैं वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं, मतदान कर रहे हैं, मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं, उनके लिए सुविधाएं फैसिलिटीज की जा रही हैं आने के लिए। इसकी तो बिल्कुल तारीफ करनी अदिति जी, चाहिए। हम स्वीकार करते हैं कि उनको आना चाहिए, हम्म, लेकिन आप ये बताएं कि जहां भाजपा की सरकार है वहां से उनको आप टिकट कटाते हैं, वहां बिठाते चलिए, हैं, ठीक है। बिहार अनिता भेजते जी हैं और हमारे साथ लौटने हैं, का जवाब भी ले लेते प्रबंध हैं इस करते बात का उन्हीं से। हैं। तो एक अनिता तरह से अग्रवाल ब्राइब जी, है। आपको एक मैं याद दिलाना ठीक है। चाहूंगा ठीक है, कि जवाब ले लेते हैं, पहले तमिलनाडु लौटूंगी में आपके पास। एक मिनट अदिति जी, हम्म, तमिलनाडु में जब किसानों की बिजली माफ करके और कहा था जयललिता ने कि हम 500-500 रुपए देंगे महीने में 2 बार, उसको चुनाव आयोग ने रोक दिया था, चलता हुआ प्रक्रिया। और जब टीवी बांटने की थी, जहां करोड़ टीवी बांट चुकी थी, कुछ 20-22 लाख बांटने थे, वो भी रोक दिया डीएम से कहके। वहां तो टीवी बंटना रोक दिया गया, पैसा देना रोक दिया गया, जो लोग 3 हार्स पावर 5 हार्स पावर के मोटर चला रहे थे। और आप क्या 15 दिन पहले 10-10 हजार रुपया दिया गया, जो 7 तारीख तक खाते में गया है। ये ओपनली ब्राइब है। और जब हम कह रहे हैं कि भाई आप निगरानी करिए, तो निगरानी में भी आप सीसीटीवी के हटा देते हैं। आपकी गाड़ी कहां से जा रही है वो आप नहीं बता पा रहे हैं, और भाजपा के लोग आ जाते हैं कहने की हार का फ्रस्ट्रेशन है। अरे भाई, ये तो डकैती के आतंक का पर्याय बन गया है। अब तो लगता है कि इस जमहूरियत को रक्षा लोग अपनी जान देके करेंगे। कैसे करेंगे नहीं समझ पा रहे, क्योंकि आप लोगों में जिस देश का गृह मंत्री बिहार आके बैठता है, होटलों में जाकर के वो सीसीटीवी पे कागज चिपका दिया जाता है और अधिकारियों से मिलता है। ये कोई बिहार है? ये कोई राज्य है? ये कोई चुनाव है? ये तो अब सोचने पे मजबूर कर रहे हैं भाई कि डेमोक्रेसी है क्या। और चुनाव आयोग को 2023 में आप ला करके एक मुकदमा, एक केस ला, एक अध्यादेश ला के कहते हैं कि निवर्तमान चुनाव आयोग या वर्तमान पे आप कोई मुकदमा नहीं कर सकते। ठीक है। अरे चुनाव आयोग में प्रजातंत्र की रक्षक चुनाव आयोग है। अब आप डेमोक्रेसी के ऊपर इस तरह से प्रहार करेंगे तो कैसे काम चलेगा? ठीक है, अनीता अग्रवाल जी को चर्चा में शामिल करूंगी, लेकिन इस बीच दिल्ली से एक बहुत बड़ी खबर आ रही है। दर्शकों को बता दें, दिल्ली से बम धमाके की खबर सामने आई है। बहुत बड़ी खबर, ये देखिए, दिल्ली में लाल किले के पास धमाका हुआ है, जोरदार धमाका, और शोर जो है आप सुन सकते हैं। मेट्रो के पास खड़ी कार में धमाके की खबर सामने आ रही है। हालांकि धमाके की वजह अभी स्पष्ट नहीं है, लेकिन मेट्रो के गेट नंबर 1 के पास ये धमाका हुआ है। तेज धमाके से 3 गाड़ियों में आग लगने की खबर सामने आ रही है। ये बड़ी खबर, बड़ी अपडेट। राजधानी दिल्ली लाल किले के पास ये धमाका हुआ है। अफरा तफरी का माहौल है। इस वक्त तस्वीरें आपके सामने हैं, बेहद भयावह ये तस्वीरें। और देखिए, मौके पर फायर ब्रिगेड की गाड़ियां जो है वो पहुंची हुई हैं, आग बुझाने के प्रयासों में जुटी है। धमाके की वजह फिलहाल स्पष्ट नहीं है। मेट्रो के गेट नंबर 1 के पास ये जोरदार धमाका हुआ है, और गौर करने वाली बात यह है कि ये धमाका गाड़ियों में हुआ है। तेज धमाके से 3 गाड़ियों में आग लगी है। तो दिल्ली से ये बड़ी खबर, बड़ी अपडेट। दिल्ली में लाल किले के पास जोरदार धमाका हुआ है और 3 गाड़ियों में आग लगने की खबर सामने आ रही है। अफरा तफरी का माहौल, तस्वीरें साथ साथ आपको दिखा रहे थे। वापस लौट आते हैं चर्चा में। अनीता अग्रवाल जी, देखिए, जब से बिहार का जो चुनाव है, जब अभी शुरुआत भी नहीं हुई थी इलेक्शन की, ये कहा जा रहा था कि चुनाव करीब हैं, तभी से एक जो राग है वो छोड़ा गया विपक्ष के द्वारा कि चुनाव आयोग भारतीय जनता पार्टी का टूल किट है। और आज एक बार फिर से तेजस्वी यादव ने इस बात को दोहराया है। क्या चुनाव आयोग आपके लिए काम कर रहा है, अनीता अग्रवाल जी? अदिति जी, सबसे बड़ी बात यह है कि चुनाव आयोग संवैधानिक संस्था है और अपनी स्वतंत्र संस्था, ऐसा नहीं है। सबसे बड़ी बात यह है कि इन लोग को सही मायने में फ्रस्ट्रेशन बहुत ज़्यादा है। और अभी ये कह रहे हैं बिहार की जो गाड़ियां चल रही हैं, इनको शायद जानकारी होनी चाहिए कि बिहार के लोग, उत्तर प्रदेश के लोग पूरे देश में हैं, खाली बिहार में सीमित नहीं है। बड़े IAS अफसर हैं, बड़े लोग नौकरी करते हैं, पहले बड़े लोग जॉब करते हैं, बड़े लोग काम करते हैं। लेकिन प्रश्न तो ये उठाया जा रहा है ना कि जहां जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, वहीं वहीं से लोग क्यों बिहार जा रहे हैं? गलत कह रहे हैं, ऐसा नहीं है। कई जगह, सब जगह से आ रहे हैं। पूरे देश में बिहार और यूपी के लोग हैं और अच्छी जॉब पे हैं, अच्छे कार्य कर रहे हैं। सब बड़े, ज्यादातर IAS PCS अफसर भी हमारे बिहार और यूपी के ही होते हैं। तो सबसे बड़ी बात यह है कि जब अपना वोट देने के लिए आदमी आता है, आए गए परिवार के सहित आएगा, तो उसमें इन लोगों को दिक्कत क्या हो रही है? इनको ये लग रहा है कि ये सारे वोट जो है भारतीय जनता पार्टी के ये नहीं आने चाहिए। अरे हमने सुशासन दिया है और 10 साल
वहां पे राज के इतने समय से नीतीश जी राज कर रहे हैं 15 साल से, और आपने देखा है कि पहले क्या थी अराजकता और आज कितना सुशासन है, इनको बर्दाश्त नहीं हो रहा। और एक चीज और मैं बताना चाहती हूँ कि जो ये आरोप चुनाव आयोग पे लगा रहे हैं सरासर गलत है। चुनाव आयोग बड़े अपने स्वतंत्रता से चुनाव करा रहा है, और जहां तक डिक्लेरेशन की बात है कि महिला पुरुष की हो सकता है कि वो दोनों चुनाव इकट्ठे, कल का भी चुनाव हो जाए तो फिर ठीक है। इकट्ठा डिक्लेरेशन अनीता करें। अग्रवाल जी, और जो गाड़ियां अनीता अग्रवाल लाइट जी, की बात करें, लाइट खाली ऐसा नहीं कि वहीं की जा रही अनीता होगी तो अग्रवाल सभी जी, जगह क्या की जा रही बीजेपी को होगी। कोई जल्दी नहीं है क्या? बीजेपी को आंकड़े नहीं चाहिए, कोई जल्दबाजी नहीं है नहीं, भारतीय आंकड़े जनता पार्टी सबको को? चाहिए, आंकड़े आंकड़े सबको की- चाहिए, जनता को चाहिए, सबको चाहिए, लेकिन हो सकता है कि इसमें भी उनकी कोई छुपी चुनाव कुछ चाह रहा होगा कि हम बताएंगे महिला इतनी पुरुष उतनी, तो उसमें कोई दिक्कतें ना आ जाए। तो बहुत सी चीजें है। देखिए अभी आपके सामने एक धमाका की खबर आई है, तो ये चीजें सब ये भी जांच का विषय है, ये भी जांच होगी कि क्यों ऐसा हुआ। तो ये सबसे बात है कि आज चुनाव प्रचार बंद हो गया है, और इन्होंने हबड़ा दबड़ी में प्रेस कर दी है कि किसी तरीके से कहीं प्रेस का हमारा असर हो जाए। लेकिन जनता बहुत समझदार है, जनता जानती है कि कितनी भी लगा ले, महागठबंधन कतई भी बिहार वाले स्वीकार नहीं करेंगे, क्योंकि महागठबंधन कम और ठगबंधन ज्यादा है। यानी भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से आश्वस्त है, कॉन्फिडेंट है, जैसा कि रविशंकर प्रसाद भी कह रहे थे कि बिल्कुल हमारी ही सरकार जो है 100% बनने जा रही है। एनडीए की सरकार आ रही है और आ गई है। वो उन्होंने 65% वो वोट पड़े हैं, उससे साफ साफ जाहिर होता है। और इससे इसीलिए हमारे प्राइम मिनिस्टर ने कहा है कि उससे भी अधिक वोट होने चाहिए। वो इनको फ्रस्ट्रेशन है कि ठीक है। ज्यादा वोट हो रवि गए प्रताप तो जी कम कुछ से कम कहना ऐसा चाह ना रहे हो हैं। कि एनडीए की जी, रवि सरकार जी, आ जाए तो लोगों को ठीक है। दिक्कतें हो रही हैं। ठीक है, रवि प्रताप सिंह जी। अदिति जी, मैं ये कहना चाहूंगा कि चुनाव आयोग आज की तारीख में एक इंस्टीट्यूशन नहीं, एक इंस्ट्रूमेंट बना दिया है भाजपा ने। मैं ये बड़े प्रिसाइजली कहना चाहूंगा कि भाजपा हैज कन्वर्टेड सरकार की बात कर रहे हैं, लग रहा कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशन एज ए चुनाव इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इनटू द फॉर्म ऑफ इंस्ट्रूमेंट which are using to acquire and adopt the power either any means। ये हाल इन्होंने कर दिया है। और सबसे बड़ी बात जानती है क्या है? ठीक है। कि जो 40 सीट बिहार में है, भाजपा अपने दम पे 12 जीती थी। महाराष्ट्र में 48 सीट पार्लियामेंट के उसमें 9 जीती थी। उत्तर प्रदेश में 80 है, तो उसमें ठीक है, केवल रवि जो है प्रताप सिंह जी, 33 जीती बहुत थी। ये बड़ी मिला बात के अभी आपने 54 कही होते है। हैं, और ये लेकिन टोटल एक प्रश्न है पार्लियामेंट्री मेरा, रवि सीट का प्रताप सिंह जी। 168 सीट नहीं, है, ठीक है। 32% है। इंटरेस्ट ये कर रही किसी हूँ मैं, रवि तरीके जी, से आपको। वोट चोरी सुन करके लीजिए। 80 लाख बढ़ा करके महाराष्ट्र में तो सत्ता कायम कर लिए। ठीक अब है। इनको बिहार में सत्ता चाहिए, और किसी तरीके से दिल्ली की सत्ता को कायम करने के लिए बिहार में डकैती करने पे भी तुले हैं। किसी तरीके पे ये सत्ता को कायम रखेंगे, चाहे उसके लिए जितनी ईवीएम बदलनी हो बदल देंगे, जितनी रवि चोरी प्रताप करनी हो सिंह कर जी, देंगे। लेकिन आपके खुलेआम कर रहे सहयोगी हैं, जो है प्रजातंत्र तेजस्वी का यादव- माहौल उड़ा रहे हैं, और आज की तारीख रवि में जी, सुन लीजिए। जमहूरियत अपने आप पे प्रश्न सुन शर्मिंदा लीजिए हो रहा है। मेरा, रवि प्रताप सिंह जी। जमहूरियत शर्मिंदा हो रहा है आज की फ्रस्ट्रेशन तारीख। कहा जा रहा है, प्रजातंत्र अपने बहुत आप हाई है पे आप लोगों आंसू के बहा रहा है अंदर। इनकी तरह के क्रियाकलापों हाँ, पे। तो उत्साहित हो गए हैं पहले ही। रवि प्रताप सिंह जी, कहा जा रहा है आप लोग पहले से ही हतोत्साहित हो गए हैं, लेकिन तेजस्वी यादव अभी उनका हाल ही का बयान सामने आया है, वो दम भर रहे हैं कि हम जीत रहे हैं। अगर चुनाव आयोग भारतीय जनता पार्टी का टूल किट है, अगर चुनाव आयोग बीजेपी के लिए काम कर रही है, अगर पारदर्शिता नहीं रह गई है, अगर वोट चोरी हो रहे हैं, तो फिर आप जीत का इतना ज्यादा आश्वासन कैसे दे सकते हैं कि हम ही जीत रहे हैं? ये कॉन्फिडेंस कहां से आ रहा है फिर आपके अंदर? मैडम, जो पहली बार 65% वोट आजाद भारत में बिहार में पड़ रहा है, और आपको ये जानना चाहिए कि जब भी 5% से ज्यादा वोट पड़े हैं, बदलाव हुआ है। वो चाहे 80 में बदलाव हुआ हो, चाहे 90 में बदलाव हुआ, चाहे 2005 में 16% कम हुआ। इस बार पहले चरण में 5.08% बढ़ चुका है। और ये जान लीजिए कि ये बदलाव का वोट है। हम जीतते हैं तब भी हमारा ये आरोप रहेगा, सरकार बनती है तब भी आरोप रहेगा कि वोट चोरी इन्होंने किया। निश्चित रूप से हमें इतना जनता हमको वोट करेगी कि हमारी सरकार बने, लेकिन उसके बाद भी हम वोट चोरी का आरोप इन पर लगाएंगे, और लगा रहे हैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ, क्योंकि इन्होंने वोट चोरी नहीं, डकैती का पूरा इंस्टीट्यूशन को ग्रैब कर लिया है, और जो कर सकते हैं सब कर रहे हैं, खुलेआम कर रहे हैं। जब तक ये जवाब नहीं देते कि वो गाड़ी क्यों आई, जब तक ये जवाब नहीं देते कि ईवीएम में लाइट क्यों जा रही है, तब तक हमारा ये आरोप लगेगा। अब ये SIR से चोरी कर रहे थे, घुसपैठिए के नाम पे कर रहे थे, वो नहीं चला तो ये खुलेआम बदल रहे हैं ईवीएम को। ठीक है, पंकज रस्तोगी जी बड़ा आरोप लगा रहे हैं, भाई कह रहे हैं हमारी सरकार बन जाएगी तो भी हम कहेंगे वोट चोरी हुआ है। देखिए, बिल्कुल जिम्मेदारी के साथ करेंगे, तब भी आरोप लगाएंगे हम। देखिए, राहुल गांधी हताशा से ग्रस्त हैं। 90 चुनाव उनके नेतृत्व में हुए, वो हार चुके हैं, और वो ये इस तरह
अनर्गल प्रलाप, चुनाव आयोग जो एक संवैधानिक संस्था है उसके ऊपर अनर्गल प्रलाप करके वो ये दिखाना चाहते हैं कि मेरी कोई गलती नहीं है, ये चुनाव आयोग है, इसके कारण इस तरह का हो रहा है। जब चुनाव को उनसे डिटेल मांगता है, लिखित एप्लीकेशन मांगता है, हलफनामा मांगता है, तो वो भाग खड़े होते हैं, सिर्फ फर्जी आंकड़े प्रस्तुत करते हैं। ब्राजीलियन जो वहां की जो एक्ट्रेस थी, उसके मॉडल थी, उसके साथ उन्होंने दिखाया कि 200 जगह उसने वोट डाले, और उसका बयान आ गया ब्राजीलियन लेडी का जो मॉडल थी कि नहीं, हमने इस तरह का कुछ नहीं किया, मेरे नाम को बदनाम किया जा रहा है। उस पर राहुल गांधी कुछ नहीं बोलते हैं, सोनिया गांधी कुछ नहीं बोलती है, प्रियंका गांधी कुछ नहीं बोलते हैं, कांग्रेस के नेता कुछ नहीं बोलते हैं। तो इसलिए इस तरह की बात करना, और वोट अधिकार यात्रा के दौरान, लेकिन एक चीज समझना मुश्किल हो रहा है, अगर राहुल गांधी भ्रम फैला रहे हैं तो उनके ऊपर एक्शन लिया जाना चाहिए कि नहीं लिया जाना चाहिए? इसमें देरी क्यों हो रही है? देखिए, पहली बात ये समझिए, वोट अधिकार यात्रा इन्होंने निकाली, वोट अधिकार यात्रा में उन्होंने इस तरह का प्रदर्शन किया कि वो तेजस्वी से ऊपर है। उसके बाद जो है वहां पर सीटों का, मुख्यमंत्री का चयन होने में काफी विलंब हुआ। उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस थी 11 बजे, तो वो चालू हुई 12 बजे। फिर उसके बाद किसी मुसीबत से उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस चालू हुई, उसमें राहुल गांधी का फोटो गायब था, किसी कुछ नहीं था। अशोक गहलोत वहां पर बैठे, जो राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री थे। उसके बाद जो है वहां पर 2.66% वाले व्यक्ति को डिप्टी सीएम बनाने की बात हो गई। निषाद समुदाय से जो है मुस्लिमों को किसी प्रकार का प्रतिनिधित्व नहीं दिया गया, जो महागठबंधन का मुख्य वोट बैंक है, और उसको नहीं दिया गया। मेरा सवाल ये था पंकज दस्तूगी जी कि विवादित टिप्पणियों को लेकर राहुल गांधी अक्सर घिर जाते हैं, लेकिन चुनाव आयोग को लेकर लगातार राहुल गांधी एक के बाद एक नए राग अलाप रहे हैं, नए प्रेजेंटेशन लेकर आ रहे हैं। आयोग उनसे मांग तो रहा है कि ये भी कहा जा रहा है कि राहुल गांधी झूठ बोल रहे हैं, लेकिन क्या इस पर किसी ने मुकदमा दर्ज कराया राहुल गांधी के खिलाफ? चुनाव आयोग बकायदा उनसे मांग रहा है, सब कुछ कर रहा है, तो राहुल गांधी तो बैकफुट पे आ जाते हैं, भाग जाते हैं, कुछ नहीं कहते हैं, सीधी सी बात है। वहां उनका जो एक उनकी वोट अधिकार यात्रा के दौरान एक मंच से प्रधानमंत्री मोदी की मांग को गाली दी जाती है, अब शब्दों का प्रयोग किया जाता है, उसमें भी चुप्पी साध लेते हैं। तो बिहार की जनता ये सब देख रही है, और 9 जगह ये इको फ्रेंडली फाइट लड़ रहे हैं, मतलब फ्रेंडली फ्लाइट में इनका फाइट हो रही है। तो ये क्या, कौन सा गठबंधन है कि 9 जगह आपका जो है फ्रेंडली फाइट हो रही है? तो ये सब जो डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं, तो वो क्या बनेंगे? और दूसरी बात, जो खुद तेजस्वी यादव कक्षा 9 फेल है कि पास है, ये अभी खुद ही स्पष्ट नहीं रहता है, वो नौकरी देने की बात करते हैं कि वो बिहार में नौकरी देने की बात कर रहे हैं। 17 महीने उन्होंने नीतीश कुमार के साथ सरकार चलाया, उस समय उन्होंने कौन सा जीविका दीदी हो या किसी के साथ क्या किया? आप 17 महीने आप उस समय दिखाते हैं, 17 महीने तो आपको डिप्टी सीएम थे, तो आपने उस समय क्या किया? तो इसलिए इस तरह की बात, एक मिनट, इसलिए इस तरह की बात करना। और अभी देखिए उनके ऊपर जो है उसका मुकदमा कायम है, आपके जमीन के बदले नौकरी वाला। और उसके बाद अभी IRTC वाला जो लैंड स्कैम है, जो होटलों को देने वाला, उसमें उनके ऊपर आरोप है। CBI उसके लिए जो है इनके ऊपर आरोप तय हो गए। तो इसलिए इस तरह की बात करना, ये लोग देखिए सब तरह के, तमाम तरह के आक्षेपों से ग्रस्त हैं, इस तरह की बात करना। और 15 साल का जो जंगल राज है वो जनमानस ने देखा है। नीतीश कुमार 20 साल से शासन में है, अभी 70 रैलियां नीतीश कुमार ने की है। जिस तरह से भारी जनमानस उनके साथ दिखाई दे रहा है, और पिछड़ों और अति पिछड़ों के वो एक लोकप्रिय नेता है, और जिस तरह से महिलाओं को उन्होंने 35% वो देने का, आरक्षण देने का काम किया, पुलिस में 50% भर्ती देने का काम किया, तो और महिलाओं के निवेदन पे जिस तरह से आज वहां शराबबंदी है, तो ये सब नीतीश कुमार की कार्यकुशलता को प्रदर्शित करता, डबल इंजन की सरकार। और वहां पर जिस तरह से आप देखिए महिलाओं के खाते में 10-10 हजार रुपए गए, 1,40,00,000 महिलाओं के खाते में, और ये कह के दिए गए महिला सशक्तिकरण के तहत। देखना है मुगा की जो 10,000 योजना है, 10,000 योजना, देखिए महिला सशक्तिकरण के तहत कोई घूस नहीं है, कोई घूस नहीं है। उनको 10-10 हजार रुपए रोजगार के लिए दिए गए। अगर उस रोजगार में घाटा होता है तो वापस भी नहीं करना, और आगे भी उनको और सशक्त किया जाएगा। अनीता अग्रवाल जी, कल जो 122 सीटों पर मतदान होने हैं, वोटिंग होने हैं, उनमें सबसे बड़ी टेंशन आपके लिए जो है वो है अज़दुद्दीन ओवैसी, क्योंकि सीमांचल में दबदबा जो है ओवैसी का है, फ्रंट फुट पर वही खेलते नजर आते हैं। क्या लगता है इस बार कितनी तगड़ी फाइट, क्योंकि वक्फ कानून जो आपकी सरकार लेकर आई उसको लेकर भी वहां पर काफी ज्यादा शोर था। देखिए अदिति जी, ओवैसी ने इन लोगों से हमेशा कहते हैं ओवैसी जो है उनकी सेकंड बी पार्टी, हमेशा ये लोग ब्लेम लगाते ही रहे हैं। महागठबंधन के बाद जब ओवैसी गए तो इन्होंने उनको बिल्कुल धक्कार दिया
कि नहीं हम नहीं अपने साथ है। तो आप खुद सोचिए कि अब आप कहाँ से उन पे आरोप लगा सकते हो। सबसे बड़ा तो ये जनता भी देख रही है कि जब ओवैसी आपसे अपनी मांग रहे थे कुछ सीटें हमको दे दो, तो आपने क्यों नहीं दी। ये क्या वहाँ की जनता, इसलिए मैं बता रही हूँ कि वहाँ से 100% भारतीय जनता पार्टी एनडीए को वोट मिलेंगे, क्योंकि ये जनता ने देखा है कि कैसे आपने ओवैसी को दत्कारा है। और आज का जो भी लेकिन ओवैसी तो आपका खेला बिगाड़ सकते हैं ना फिर से। नहीं, हम खेला के जब ओवैसी को उन्होंने ओवैसी ने सब बताया दिखाया ना कि मैं आप लोग के साथ आना चाह रहा हूँ ताकि भारतीय जनता पार्टी के वोट कट जाए या एनडीए के वोट कट जाए, लेकिन इन्होंने क्या उसको उत्तर दिया, नहीं रखा ना अपने साथ, महागठबंधन में नहीं रखा ना। तो इसका मतलब ये है कि आप चाहते ही नहीं है कि आप किसी मुस्लिम का नेतृत्व आगे बढ़े या कुछ बढ़े। आप हम पे आरोप लगाते हैं, हमारी तो अपनी वो है, पार्टी का निर्णय है कि हम किसको टिकट दे, लेकिन आप जब महागठबंधन करते हो तो आप उसको ले सकते थे। आपका जो चेहरा है वो जनता के सामने है, इसलिए जनता वो देख रही है कि क्या चेहरा है इनका और क्या दिखाते हैं ये। रवि प्रताप सिंह जी क्या कहेंगे इस पर? देखिए अदिति जी, मैं जो वरिष्ठ पत्रकार की हैसियत से बैठे हैं रस्तोगी जी, इनसे जरा बड़ी विनम्रता से कहना चाहूंगा कि जरा डेटा पढ़ के आए हैं। रस्तोगी जी, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि एसआईआर की संवैधानिकता पे सुप्रीम कोर्ट में जो केस चल रहा है उसकी तारीख 4 तारीख को थी। 6 तारीख तक भाग गए थे आपके राकेश पांडे जी। और जानते हैं ये किस चीज पे चल रहा है कि लोक प्रतिनिधित्व कानून जो 1950 से 1961 में अमेंडमेंट हुआ, उसमें एसआईआर करने का अधिकार ही नहीं है चुनाव आयोग के पास। बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूं। दूसरी बात, 3 जजों की पीठ ने वासुदेव लाल बाबू हुसैन के केस में ये जजमेंट दिया है सुप्रीम कोर्ट ने कि अगर किसी व्यक्ति का नाम किसी तरीके से इलेक्टोरल रोल में चढ़ गया है और जो कटवाता है उसकी जिम्मेदारी बनती है कि वो साबित करे कि वो भारत का नागरिक नहीं है। जो काटता है उसकी जिम्मेदारी है कि भारत का नागरिक नहीं है। जिसका नाम कटा है उसकी जिम्मेदारी नहीं है। और 3 जजों की पीठ को बदलने का अधिकार 2 जजों की पीठ के पास नहीं है। जिस दिन ये सोचिए कि जिस दिन इसकी संवैधानिकता पे जो सुनवाई हो रही है, अगर ये एसआईआर कैंसिल हो गया तो उस दिन क्या होगा, गृह युद्ध हो जाएगा। ये चुनाव आयोग जवाब नहीं दे रहा है। आपसे पूछना चाहता हूं, मैं एक विधि छात्र हूं, 3 जजों की सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट को 2 जज कभी बदल नहीं सकते और इसको सुन रहे हैं 2 जज। तो एसआईआर की संवैधानिकता पे जो चल रहा है, 4 तारीख से भागे, 6 तारीख को 6 को बोले कि